भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उससे रिलेटेड सारे फाइनेंशियल ऑपरेशन के सलाहकार और चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सौम्यकांति घोष हमारे साथ है। एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर घोष, जो भारत सरकार ने पिछले एक साल में अपनी सिस्टम में करेंसी बहुत बढ़ गई थी, शायद इसी वजह से नोटबंदी का एक निर्णय लिया। देखिए, ये जो करेंसी सर्कुलेशन बढ़ गया था, ये एक कारण था। क्योंकि क्यों बढ़ रहा है, अगर लास्ट दो साल में आप देखें, करेंसी सर्कुलेशन का जो एडिशन हुआ था वो 30% करीब ग्रोथ हुआ था, उससे भी ज़्यादा हुआ था। इस टाइप का ग्रोथ हमने कभी देखा नहीं, और इससे लिए बहुत सारे रीजंस चल रहे थे कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या कारण है। तो मुझे लगता है इसके लिए काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई बोल रहे थे कि इलेक्शंस है, हमने भी सोचा कि इलेक्शंस एक कारण हो सकता है, लेकिन पूरा कारण नहीं हो सकते हैं। हमको लगा था कि शायद इसके पीछे जो बड़े नोट है, जो सिस्टम में आज काफ़ी बढ़ गया, हो सकता है उसको डिसकंटिन्यू करने का जो एक र्यूमर हुआ था, कोई आर्टिकल्स भी आए थे न्यूज़पेपर में, उसके वजह से शायद हो सकता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन उतना बढ़ गया। डॉक्टर घोष, आप और आपकी टीम ने अपने रिपोर्ट में शायद अप्रैल महीने में ही बता दिया था कि नोटबंदी की रूमर की वजह से, ना कि इलेक्शन की वजह से करेंसी बढ़ी है। और आपने एक रोड मैप बताया था कि अगर नोटबंदी सरकार करती है 500 और 1000 की, तो उसको किस तरह से जाना चाहिए, उसको प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, जो शायद नहीं हुआ है। देखिए, ये जरूर है कि हमने अप्रैल में बताए थे कि अगर नोटबंदी का एक कारण हो सकते कि इतना करेंसी सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो ये हमने बोला था, क्योंकि एक रूमर्स चल रहा है। और जब भी इस टाइप का कोई बात होता है कि करेंसी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि पीपल का एक बिहेवियरल हैबिट में चेंज होता है। वो सोचता है कि हम फ्यूचर में जाके उस नोट को यूज नहीं कर सकेंगे, तो इसको लिए आज अभी हम नोट को यूज कर दे तो करेंसी सर्कुलेशन बढ़ सकते हैं। तो ये हमने बोला था। हाँ, इसके साथ हमने ये भी बोला था कि अगर ये सच होता है, कम्प्लीटली उसी टाइम हमने जो आर्टिकल्स आ रहा था, जो प्रीमोनिशन था, उसका हिसाब से हमने किया था। हमने बोला था कि एक रोड मैप गवर्नमेंट को जरूर लेआउट करना चाहिए, और ये भी हमने बोला था कि इसका क्या बेनिफिट्स है, लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट्स है। हो सकता है इसका शॉर्ट टर्म में कुछ डिसलोकेशन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट्स है वो काफ़ी अच्छा है, और उसको हमको पूरा रियलाइज करने के लिए ये स्टेप्स गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। पर डॉक्टर घोष, आपने जो बेनिफिट बताए थे, वो बेनिफिट आज सरकार भी बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पेन आपको झेल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपने जो एटीएम की कॉस्ट बढ़ेगी, या आपने जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ेगी, करेंसी छापने की कॉस्ट बढ़ेगी, ये सारे भी क्वेश्चन आपने दिए थे, चेतावनी दी थी कि रास्ते में ये सारे मकाम आएंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जनता परेशान है। देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर सिस्टम में 86% ऑफ द करेंसी निकल जाते हैं, वो स्मॉल अमाउंट नहीं है, कुछ तो उसमें डिस्ट्रक्शंस आएंगे, और हम दिखाई भी दे रहे हैं। इसके लिए इससे कोई इस पे कॉन्सेंसस सबका है कि उसमें हमारा उसमें कोई दिक्कत आ रहा है। लेकिन मैं इसमें एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ छोटा सा एक डेटा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। 100 रुपये का जो नोट हमारा सिस्टम में है, वो इतना क्यों कम है? उसका एक कारण है कि 100 रुपया नोट काफी कम दिन के लिए चलते हैं, शायद 2-3 साल, 3 साल से ज्यादा नहीं। और दूसरा बात है, उसको छापने का जो कॉस्ट है वो 500 और 1000 रुपये के लिए काफी ज्यादा है। तो उसके लिए अगर आप लास्ट 10 साल में देखें, जब हमने 500-1000 रुपया शुरू किया था, तब वो करेंसी सर्कुलेशन में सिर्फ 1% था। आज से 1991 में 2001 में शायद वो नंबर था 20-25%, आज का दिन है 86%। तो हो सकता है कि आरबीआई करेंसी कॉस्ट, जो आपने अभी बोला, करेंसी कॉस्ट बचाने के लिए इतने 500-1000 रुपया छापे थे। तो ये पहले बात है। दूसरा बात जो आप बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि बीच में जो डिसलोकेशन जो हुआ है, उसके लिए कुछ ट्रांजैक्शन नीड्स को भी हमको ध्यान में लेना है। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर 15 लाख 15.44 लाख करोड़ सिस्टम से निकल गया, उसको अगर पूरा वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है, हो सकता है कि आप सोचे कि अगर हम बड़े नोट जल्दी छापे उसको रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन असल में होता नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन नीड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए 500 रुपए का जो नोट है, उसको
तो हो सकता है कि उसको हम और तेज से छापे। तो इसके लिए जो परेशान हो रहा है, क्योंकि अभी जो आपको परेशान सबको हो रहा है, उससे एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि 2000 रुपया नोट पीपल यूज नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन 500 रुपये का नोट एज सुन एज इट इज गेट्स प्रिंटेड एंड एड्स डाउन टू दी कम्स बैक इन द सिस्टम, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व। बट ये बात सही है कि इसमें आपको कुछ कॉस्ट बढ़ेंगे और इसको आरबीआई को देखना है कि कैसे हम उसको ऑप्टिमल एक कॉम्बिनेशन बनाए 100-500 नोट्स का, छोटा नोट्स का, जिसका हमारा कॉस्ट का जो बढ़े वो इसमें रहे। आप तो बैंक से जुड़े हुए हैं और इतने बड़े बैंक से जुड़े हुए हैं, तो जब ये निर्णय लिया गया तो आपको लगता है कि पर्याप्त तैयारी हुई थी? क्योंकि 2000 का नोट भी छोटा है, वो डिस्पेंस नहीं कर रहा था, आपको रिकैलिब्रेशन करना पड़ा। फिर आपने 2000 का नोट निकाला तो अभी वो ट्रांजैक्शन में नहीं जा सकता क्योंकि आपको कौन चेंज देगा, 500 का नोट नहीं है। ये सारी चीज़ें भारत सरकार अगर ध्यान में लेती तो परिस्थिति और बेहतर नहीं होती? देखिए, एक बात मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि जो 86% अगर करेंसी नोट बाहर जाते हैं तो उसके लिए जो स्टेप्स लेना चाहिए वो स्टेप्स कभी एडिक्वेट नहीं होंगे। इसके लिए अगर देखते हैं कि हर दिन गवर्नमेंट में इसको चेंज कर रहा है, कभी उन्होंने बोल रहे हैं कि इतना हमारा ट्रांजैक्शंस लिमिट्स है, कभी ट्रांजैक्शन लिमिट्स को चेंज कर रहा है, पहले उन्होंने ओवर द काउंटर जो चेंज हो रहा है उसका भी बंद कर दिया कि उसका अभी काफ़ी मिसयूज होगा। तो ये बात तो सही है कि इतने बड़े एक करेंसी के लिए अगर स्टेप्स गवर्नमेंट को लेता है उसको हर दिन उसको सोच के लेना पड़ेंगे, ये पहला बात है। तो इसके लिए जो बात हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को तैयार होना चाहिए, ये बात जैसे सही भी है, लेकिन दूसरा तरफ से कि अगर देखें किसी के लिए इतना आसान नहीं है कि करेंसी डिमांड सिस्टम में कितना रहेंगे उसको फोरकास्ट करें। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि अभी जो सिचुएशन है पहले से बेटर है, क्योंकि पहले अगर आप लाइन देखते थे कि लाइन काफ़ी ज़्यादा रहते थे, पहले से अभी सिचुएशन काफ़ी बेटर हुआ। सिस्टम में अगर बेटर नहीं हो रहा, सिस्टम में इतना पैसा वापस भी नहीं आ जाता है, शायद 8.5 लाख करोड़ आरबीआई बोल रहे हैं कि वापस आ गया इस नवंबर का एंड तक। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप चलेंगे हो सकता है कि अगले दिसंबर का सेकेंड हाफ में फिर एक करेंसी जो सिस्टम में जमा होने में बढ़ जाएंगे, लेकिन आई थिंक कि शायद 1-2 महीने के बाद है, उसके बाद things will improve significantly at the ground level. आपने मुझे 2 बात बताई कि आपने कहा कि जो करेंसी छपती है उसका एक आपने मुझे अंदाज़ा दिया। क्या डॉक्टर घोष आप हमें बता सकते हैं कि रोज भारत में कितनी करेंसी छप सकती है, कैपेसिटी कितनी है, और दिसंबर की 31 तारीख जो सरकार ने डेडलाइन दी है, अब वहां तक लोगों के हाथ में कितने पैसे आ सकते हैं? कोई अंदाजा दे सकते हैं आप? देखिए, इसका एक अंदाजा मैं आपको दे सकता हूँ कि टोटल जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस है उसका जो एनुअल कैपेसिटी है 23 बिलियन पीसेस हम नोट छाप सकते हैं। उसका मतलब महीने में वो 1.9 और अराउंड 2 बिलियन पीसेस नोट छप सकती है। हमने एक एस्टिमेट करके देखा, अगर ये 500 और 1000 रुपये को रिप्लेस करना होगा, उसमें हो सकता है कि आरबीआई ने कुछ नया 100 रुपया नोट भी उसको छापे, हमको कुछ पता नहीं है। उसके लिए अराउंड 13 बिलियन पीसेस उसको नया छापना पड़ेंगे। तो इसका 13 बिलियन पीसेस अगर नया छापते हैं, और जो प्रिंटिंग प्रेसेस है अभी नाउ दे आर ऑपरेटिंग एट मोर देन 100% कैपेसिटी, क्योंकि 3 शिफ्ट में काम कर रहा है। अगर हमने सोचा कि 8 घंटा काम 50% कैपेसिटी होता है, उसका मतलब 3 शिफ्ट में 150% कैपेसिटी। अगर प्रिंटिंग प्रेस ये 150% कैपेसिटी में काम करते रहे, मुझे लगता है कि कब तक, वही मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर 2017 तक जो 50-60% ऑफ द प्रॉब्लम वी गेट सॉल्व, एंड बाकी आपका जनवरी तक सारे नोट्स छाप जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक ही हमको देखना होगा, क्योंकि जो प्रिंटिंग जो प्रेसेस है वो हर दिन ओवर द कैपेसिटी ये नोट छापने के लिए काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि दिसंबर में जनवरी तो तक आपके हिसाब से रोज कितने नोट छपने चाहिए ताकि हमारी जो ये समस्या है वो कम से कम जनवरी तक? आपने कहा था कि दिसंबर की डेडलाइन तक तो समस्या सुलझने वाली नहीं है, इतनी जल्दी नहीं सुलझेगी, वैसा आपने कहा। लेकिन आपने ये भी कहा कि हो सकता है कि अगले 2 महीने में समस्या सुलझ जाए। तो आप अंदाजा दे सकते हैं कि रोज की उस हिसाब से कितनी करेंसी प्रेस प्रिंट करे? तो ये मैं वही आपको बोल रहा हूँ, अगर प्रिंटिंग प्रेस आपका अभी जो 3 शीट में काम कर रहा है, इसी काम वो करते रहे, जो हमने एस्टिमेट किया था कि 13 मिलियन ऑफ न्यू पीसेस हैज टू बी प्रिंटेड, और जनवरी तक प्रिंट हो जाना चाहिए। तो उसका मतलब दिसंबर तक काफ़ी हद तक, दिसंबर 30 तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जनवरी तक
प्रॉब्लम का जो मेजर पार्ट था वो भी सॉल्व हो जाना चाहिए। जो आपने कॉस्ट बताई कि कहीं ये ना हो जाए कि हम जो फ़ायदा लेने की बात कर रहे हैं उसमें छापने की, एटीएम को रिकैलिब्रेट करने की, स्टोरेज कैपेसिटी की एक आपने समस्या बताई है, ये सारी समस्याओं को पैरेलल सुलझाएंगे तभी आपको लगता है कि जनवरी तक ये समस्या सुलझ सकती है? न देखिए, कॉस्ट तो जरूर है, ये नोट छापने का एक कॉस्ट रहता है। मैं आपको पहले भी बोला, नोट छापने का कॉस्ट है, एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा, एक लॉजिस्टिक का आप एस्टिमेट कॉस्ट बता होगा। सकते हैं? देखिए, इतना एस्टिमेट बताना मुश्किल है। मैंने कुछ एस्टिमेट देखा था कि वो कोई बोल रहे थे ये 1 लाख करोड़ तक हो सकते हैं, कोई एस्टिमेट्स आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉस्ट है उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बैंक का भी कॉस्ट होता है कि जो अगर बैंक को नोट को ट्रांसफर करे, लॉजिस्टिकल जो कॉस्ट है, छापने का कॉस्ट है, लेकिन छापने का कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं है। छापने का कॉस्ट जरूर है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला आपने अपनी रिपोर्ट में 15 बिलियन लिखा है। हाँ, तो 15 बिलियन दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी। तो करेंसी का कॉस्ट एक मेजर पोर्शन करेंसी का कॉस्ट होगा, बाकी होगा आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो इसको मिला के कोई एस्टिमेट्स बोल रहे हैं कि सिस्टम में ये 1 लाख करोड़ तक हो सकता है, लेकिन ये सारे एस्टिमेट्स है बेस्ड ऑन असम्पशंस। ये बात सही है कि एस्टिमेट बेस्ड ऑन अजम्पशन, पर प्रोसेस तो ऑन है, तो खर्चा तो होना है डॉक्टर। घोष, खर्चा आपने कहा कि ये हाइपोथेटिकल है, पर अभी ये हाइपोथेटिकल रहा नहीं है, एक्चुअली इट इज इन द प्रोसेस। तो नोट भी छप रहे हैं और बियॉन्ड कैपेसिटी छप रहे हैं, तो खर्चा तो हो रहा है डॉक्टर घोष। नहीं, ये तो बात सही है कि खर्चा हो रहा है और कुछ तो खर्चा होगा ही। तो और ये 1 लाख करोड़ है ना 50,000 करोड़ है, वो हाइपोथेसिस हम कर सकते हैं, लेकिन खर्चा तो होगा ही। हमको देखना है कि जो खर्चा हो रहा है उस खर्चा को हम कितना मेकअप कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसका जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स भी 1-2 महीने के बाद आना चालू हो जाएंगे। तो उसी बेनिफिट्स को हम कितना फायदा हमारा के लिए बन सकते हैं थ्रू दिस डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस। जो डॉक्टर घोष, आरबीआई का एक मार्च 2016 का एस्टिमेट है जो बताता है कि नोटबंदी से अराउंड 482 मिलियन लोग हैं जो कैश अर्न करते हैं, उनकी लाइवलीहुड को असर होगी। तो ये जो कैंसिलेशन हुआ है 86% करेंसी का अपनी सिस्टम से, वो छोटे बिजनेस को और ग्रामीण रूरल एरिया को कितने अफेक्ट करेंगे आपके हिसाब से? देखिए, इसमें एक मिक्स्ड होता है। जरूर है कि छोटा बिजनेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि वो कैश इंटेंसिव है, लेकिन ये भी बात सही है, हो सकता है कि उसमें कोई रिपे नहीं कर सके, उसके लिए उसको बढ़ जाए। लेकिन इसमें ये बात भी हम देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रीपेमेंट्स भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसा आ गया, आप हाउसिंग लोन का जाके रिपेमेंट कर दिया, तो ये भी सच है कि जैसे दूसरा तरफ भी अगर हम देख सकते हैं कि जो प्रीपेमेंट, इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि प्रीपेमेंट आ गया, तो ऑन अ नेट बेसिस मुझे लगता है कि इसका नेट बेसिस में बोलना मुश्किल है कि कौन अच्छा है। लेकिन अभी दोनों तरफ भी कि हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम भी, दिक्कत भी हो रहा है, कुछ एडवांटेजेस भी हमको मिल रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक डिसलोकेशंस हुआ है उससे एक मिनी रिसेशन ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि अभी 2000 के नोट है तो लोग उसको ट्रांजैक्ट नहीं कर पा रहे, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, 500 की करेंसी पर्याप्त नहीं है, तो आप स्पेंड नहीं कर पा रहे। अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो निश्चित है कि वो छोटा सा एक रिसेशन का फेज ट्रिगर करेगा और उससे शायद जीडीपी को 1% जितना नुकसान हो सकता है, वो 1,50,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। देखिए, रिसेशन का बात हमने बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन जिस कंट्री में द मीडियन एज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 25 ईयर्स, आई थिंक अगर हम रिसेशन वर्ड को यूज़ करें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि ये मैं आपको ये बात से मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ डिमांड डिसलोकेशन होगा, लेकिन ये बात भी गलत है कि अगर हम बोले कि रिसेशन आ जाए, क्योंकि जिस देश में मीडियन एज ऑफ द पॉपुलेशन इज 25 ईयर्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट द कंट्री इज इन अ रिसेशन। सो दैट्स माई फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट हमने भी ऐसे भी एस्टिमेट किया, अगर जो सिस्टम में जो डिपॉजिट्स आएंगे, डिपॉजिट्स को जो नेट डिपॉजिट्स जो डिपॉजिट्स आएंगे और जहाँ से जितना विथड्रॉल होगा, दैट अमाउंट कुड एक्चुअली एक्ट टू अराउंड 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी। एंड बात यह है कि अभी तो आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी में जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जरूर Q3 में कुछ कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे, ये तो दिस आई ऑल्सो एग्री विद दैट। बट उसके बाद जब
अभी तो आपको रेस्ट्रिक्शंस है कि पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे दिसंबर के बीच, उतना ही स्पीड से पैसा निकल के जाएंगे। और बैंकिंग सिस्टम में जो नेट पैसा रहेगा, जो अगर हमने 100 रुपया जमा किया, मुझे तो लगता है कि उससे 75-80 रुपीज़ तक डिपॉजिट बाहर चला जाएंगे। डिपॉजिट बाहर मतलब जाते हुए क्रेडिट की तरफ से जाएंगे, उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होकर जीडीपी के ऊपर भी हमको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो जितना तेज से जीडीपी Q3 में गिर सकता है, उतना तेज से भी जीडीपी उसका बाद में ऊपर चढ़ भी सकता है। आपके हिसाब से काला धन कितना वापस आ सकता है? क्योंकि आपने अपने थीसिस में लिखा था कि जैसे ही अफवाह चल रही थी पिछले 1 साल से कि 500,000 की करेंसी विड्रॉ हो सकती है, नोटबंदी हो सकती है, तो लोगों ने बाहर के देशों में एसेट खरीदना शुरू किया, सोना चांदी डायमंड खरीदना शुरू किया। और अभी भी लोग ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि घर का कैश किसी न किसी तरीके से ठिकाने लग जाए। देखिए, ये बात जो आप बोल रहे हैं कि ये दिस इज अ बिहेवियरल हैबिट ऑफ द पब्लिक, बेसिकली इसको हम इंडिया में जो बोलते हैं जुगाड़ू बोलते हैं, तो ये तो हैबिट इंडियन लोग के पास है। लेकिन मैंने यही बोलना चाहता हूँ कि जो पैसा जो हमने भी एस्टिमेट किया कि कितना पैसा वापस आ रहा है, मैं आज भी मानता हूँ, और मैं आज भी मानता हूँ कि ये काफ़ी हद तक एक पैसा हो सकता है कि 2 लाख करोड़ के ऊपर 2.5 लाख करोड़ हम बोल रहे हैं अभी कि पैसा वापस नहीं आएंगे। उसका मतलब कि वो वाला अमाउंट ऑफ पैसा ब्लैक मनी में अकाउंटेड था, सो वो पैसा 2.5 लाख करोड़ तक पैसा वापस नहीं आएंगे। अगर वो पैसा नहीं वापस आते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छा फायदेमंद होगा। हो सकता है कि उसका एक पार्ट आ जाए जिसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिले, वो इमीडिएटली खर्चा कर पाए अगले बजट में, और एक पार्ट जो नहीं आए वो आरबीआई के साथ कोई पैक्ट करके उनको देखना है कि वो पैसा कैसे वापस ले। लेकिन जिस देश में आपने देखा है कि लास्ट 2-3 साल में गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट काटने के लिए कैसे 10,000-20,000 करोड़ के लिए भी कितना उनको एफर्ट देना पड़ा, तो उस हिसाब से अगर जो भी पैसा आएगा, अगर 50,000 करोड़ भी आएगा, मैं मान लेता हूँ बहुत कम मिनिमम अमाउंट, वो भी गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद होगा। और ये उनको एक फिस्कल स्पेस देंगे कि वो जो एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर स्पेंड करे और इकोनॉमी को कुछ एक फिस्कल बूस्ट दे इन द शॉर्ट टर्म। 8 तारीख से लेकर आज करीब 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब तक आपके अंदाज से कितने पैसे जो काले धन के स्वरूप में होते वापस आए हैं सिस्टम में या नहीं आए? देखिए, ये तो बोलना मुश्किल है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये तो मैं अभी आपको बोला, ये हम आपको बता सकते हैं December 31 तक डेटा देख के जो कितना डिपॉजिट। ये आपने मुझे कुछ डेटा अभी दिया था। हाँ, तो ये मैंने जो बोल रहा कि December 31 तक डेटा देख के हमको लग रहा है कि 2.5 लाख करोड़ तक पैसा वापस नहीं आएंगे, जो हो सकता है कि गवर्नमेंट को एक फिस्कल विंडफॉल हिसाब से मिल जाए। वो आपने हाइपोथेटिकल, लेकिन आपने मुझे अभी बताया कि कल आपने कोई रिपोर्ट पढ़ा जिसमें कुछ पैसे वापस आने का जिक्र था। नहीं, ये हमारा रिपोर्ट से हमने बोला था कि ये पैसा वापस नहीं आएंगे। हाँ, तो ये हमने बोला था, और ये जो असम्पशंस हमने किया था, ये पूरा ट्रेंड एक्चुअल बेसिस पे हमने किया है November 8 से November 30 तक। और कल तक का जो भी डेटा आया आपका बैंक के पास 9.8 और 9.9 लाख करोड़ इज द फिगर व्हिच द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट हैज कम बैक। उसी रेट में अगर चलते रहे, ये जो अमाउंट में आपको बोला, इस अमाउंट से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स में आपको सारे जो ब्लैक मनी के असम्पशंस है, ये सारे हाइपोथेटिकल है। मुद्दा बात ये है कि पैसा गवर्नमेंट के पास जरूर रहेगा ये एक्सरसाइज खत्म के बाद, जो दूसरा काम के लिए वो स्पेंड कर सकते हैं। आप हमारे लिए थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बताएंगे कि जो करेंसी वापस बैंक में नहीं जाएगी, उससे सरकार, आरबीआई सरकार को पैसे कैसे दे सकती है और लोगों तक उसका फायदा कैसे पहुंच सकता है? कोई एग्जाम्पल देकर आप हमें बता सकते हैं सादे शब्दों में? हाँ, तो समझ लीजिए कि 100 रुपया नोट, 100 रुपया में बहुत सिंपल से 100 रुपया नोट आया नहीं, तो 100 रुपया नोट सिस्टम में आया नहीं जो आरबीआई पहले इशू किया था। अगर आप में 500,000 रुपया कोई भी नोट देखते हैं, उसमें लिखते हैं कि आरबीआई एक प्रॉमिस करते हैं कि आई विश टू पे बियर द सम ऑफ दिस रुपीज। अगर वो पैसा आरबीआई के पास आते नहीं है, उसका मतलब आरबीआई का जो लायबिलिटी है, जहाँ पर वो दिखाते हैं कि इतना हमारा लायबिलिटी है पब्लिक के साथ, तो उसी 100 रुपये को उसको कैंसिल करना पड़ेंगे। कैंसिल करना मतलब लायबिलिटी साइड से कैंसिल करना मतलब उसको एसेट साइड से भी, मैं बहुत सिंपल, उसको कम करना होगा। और कम कैसे होगा? तब भी होगा जैसे वो अमाउंट को आप किसी को ट्रांसफर करें,
फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को आरबीआई पैसा देते हैं डिविडेंड इनकम, तो उसी पैसा गवर्नमेंट को डिविडेंड इनकम होके गवर्नमेंट के खाते में चला जाएंगे, जो पैसा गवर्नमेंट खर्चा दूसरा कामों के लिए कर सकते हैं। तो ये जो 100 रुपये वापस नहीं आए, आरबीआई लायबिलिटी में ये कैंसिल हो जाएंगे और ये पैसा आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू अ डिविडेंड इनकम विच कुड बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इससे आपको सस्ते घर मिलेंगे या करप्शन कम हो जाएगा, सरकार में इंटरेस्ट लो हो सकता है और आप घर खरीद सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट लो हो जाएगा, तो ये जो फ़ायदे प्रधानमंत्री अभी पेपर पे बता रहे हैं, सिर्फ शब्दों से बता रहे हैं, आपको लगता है कि अगले 3 या 6 महीने में वाकई सच हो सकता है? देखिए, इसके लिए आप तो एक बात तो होगा कि इंटरेस्ट रेट आपको कम होना ही है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में अगर इतना पैसा आ गया तो ये लॉजिकल है कि अगर आपको पैसा बैंक के पास ज़्यादा है तो उसको रेट घटाना पड़ेंगे, तो ये तो बैंक्स का रेट घटेगा, तो ये तो बात सच है। बाकी जो इसके बाद जो होगा, जो हमार प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, आई थिंक इज दैट इज ऑल्सो करेक्ट इन द सेंस कि आपका जो पैसा आ गया, लेंडिंग रेट कम हो गया, उसका आपको बूस्ट मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ अगर दूसरा पॉलिसीज भी जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हमको ये करना पड़ेंगे, इसका फॉलो अप एक्शन करना पड़ेगा, आई थिंक दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस एंटायर एक्सरसाइज अ ग्रैंड सक्सेस। जो अभी आपने बात कही उसको आप मुझे समझाएंगे कि अगर नोटबंदी भारत सरकार का पहला कदम है तो उसका दूसरा कदम क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं? देखिए, दूसरा जो नेक्स्ट जो कदम होगा ऑटोमेटिक होगा कि यूनियन बजट होगा। यूनियन बजट में गवर्नमेंट में अगर जितना बेनिफिट्स है उसका वजह से उन्होंने हो सकता है कि कुछ उन्होंने बेनिफिट्स या कॉमन आदमी को क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया जैसे देशों में अगर आप देखें कि हम पर महीने डेबिट कार्ड में 5,000 रुपया तक स्पेंड कर सकते हैं, उसका मतलब साल में हमारा 60,000 हम खर्चा करते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको इंसेंटिवाइज करे कि आप जितने ज़्यादा डिजिटल में पेमेंट करेंगे एक लिमिट तक, उसको हमको इनकम टैक्स में छूट देंगे। तो ये बात आपको डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बात हो सकता है उन्होंने टैक्स रेट में कुछ चेंजेस लाए, बदलाया है, ये जो बेनिफिट्स मिला तो उसके लिए जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उसको उन्होंने कुछ रिवॉर्ड दिया। और उसके साथ जो गवर्नमेंट को करना है, ये जो बाकी जो पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल एक गोल्ड पॉलिसी, हमारा एक देश में कंट्री है क्योंकि लास्ट 60-70 ईयर्स से गोल्ड के लिए सारे लोग का फैसिनेशन है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, हमको एक गोल्ड पॉलिसी लेके आना है जो चाइना जैसे कंट्री में है। गोल्ड पॉलिसी क्या होता है, उसका मतलब अगर हम सोना बेचने जाए, आप फ्रीली सोना बेच खरीद सके। तो और उसके साथ रियल एस्टेट में भी गवर्नमेंट कैन टेक सम मेजर्स। फॉर एग्जांपल, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी इट कैन रिड्यूस ड्रास्टिकली। उन्होंने ये जो सर्कल रेट्स होता है जिसके लिए बढ़ जाते हैं वो भी कम कर सकते हैं। और इट इज ऑलरेडी ब्रॉट अ रियल एस्टेट बिल। तो आई थिंक कि मुझे ये सारे चीज़ एक के बाद एक अगर होता है, स्टार्टिंग विद द बजट, ultimately it will make the entire exercise which is being carried out a large success in the short to medium term. अब हम थोड़ी समस्या की बात करते हैं। जो आपने कहा वो बहुत तार्किक लॉजिकल साउंड कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शायद भारत में ये है कि पूरा भारत अभी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा खर्चा करने में, लेने निकालने में, ट्रांजैक्ट करने में तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार खुद भी वो तरीका अभी तक नहीं अपना रही है? कहीं आपको लगता है कि भारत सरकार को ये पहल करनी पड़ेगी? नो, ये तो बात जरूर है, क्योंकि अभी जो साइज ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी है, हमारा हिसाब से अराउंड डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में 1,20,000 करोड़ होता है। तो हमने एक एस्टिमेट किया था, आपने ये जानना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, कि उसमें हमने देखा था कि अभी अराउंड 10 to 15 मिलियन पॉस है। पॉस नंबर ऑफ मशीन्स को डबल हो जाना चाहिए अगर ये कम करे। मोबाइल ट्रांजैक्शंस का वैल्यू को डबल होना चाहिए। जो पे वॉलेट होता है उसका भी जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको भी डबल होना चाहिए। तो ये तो चैलेंज है कि, लेकिन इसका एक ही सवाल है कि इसको अब लॉन्ग टर्म में इसको एक स्केल अप करें। दूसरा जो बात है, ये इन द फ्यूचर मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आज से 1 साल 2 साल के बाद जो विजन गवर्नमेंट के पास भी है, जो मैं भी सोच रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली सारे बैंक से एक यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस चालू किया। उससे क्या होता है कि आपका फ़ोन नंबर से आप किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आपके पास है। मुझे लगता है कि
ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारा देश में जो बहुत सारे इनफॉर्मल रूरल इकोनॉमी में है, अभी जो ये ऑपरेशंस है ये स्मार्टफोन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। 1-2 साल के अंदर जब आप ये एक पेमेंट इंटरफेस थोड़ा सा पॉपुलर हो जाएंगे, तब सारे लोग को क्या करना होगा, एप्लीकेशन को भी नहीं देखना है, उसका फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर से भी वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, यहाँ पर हमको जाने के लिए मुझे तो लगता है अभी 1-2 साल लग ही जाएंगे। एबीपी न्यूज़ के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।